वक्त की एक दुखद खबर। प्रसिद्ध कथक कलाकार पंडित बिरजू महाराज हमारे बीच अब नहीं रहे। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने देर रात अंतिम सांस। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। ये कथक नृत्यक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नृत्यक थे। बिरजू महाराज ने देवदास, 1.5 इश्कियां, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफ किया था और इसके अलावा उन्होंने सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में म्यूजिक भी दिया था। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, दिन की शुरुआत ही इतनी दुखद और गमगीन कर देने वाली खबर के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। ये ऐसा लगता है कि बदनसीब 22 और अगर 18 दिन बाद ही बिरजू महाराज जी का 84वां जन्मदिन आने वाला था और 18 दिन जीते तो 84वें जन्मदिन में प्रवेश करते। और साथ ही बिरजू महाराज जी के निधन पर सब लोगों ने, बड़े बड़े कलाकारों ने और बड़े लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि आज बिल्कुल घुंघरूओं की झनकार मौन हो गई है और एक बड़ा गायक, एक सच्चे अर्थों में संगीतकार, संगीत कहते हैं गायन, वादन और नर्तन को, यानी जिसमें गाए भी आदमी और साज भी बजा सके और नृत्य भी कर सके। तो अपनी तीनों ही विधाओं में उनकी पकड़ बेजोड़ थी बिरजू महाराज जी की। और बिरजू महाराज जी, हालांकि बचपन का नाम उनका बृजमोहन मिश्र था, लेकिन सारी दुनिया उन्हें बिरजू महाराज जी के नाम से ही जानती है। और मैंने कई बार, मेरा ऐसा जीवन में ये सुयोग मिला कि मैंने बिरजू महाराज जी को लाइव परफॉर्मेंस करते हुए देखा और एक बहुत ही यादगार शाम है जो मैं कभी भूल नहीं सकता, जिसमें गिरिजा देवी गा रही थी और बिरजू महाराज जी, जो उनके रिश्तेदार भी लगते हैं, वो उस पर भाव नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे। तो कई ऐसी दुर्लभ शामें जिनका मैं साक्षी रहा हूँ दिल्ली में ही, तो वहाँ उनको मुझे देखने का, उनसे मिलने का, उनसे बात करने का सौभाग्य मिला। और सच में अपने आप में एक अद्भुत विभूति, जो इतना बड़ा कलाकार लेकिन इतने डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं वो थे। और उन्होंने सचमुच नृत्य को जिया, नृत्य किया नहीं, नृत्य को जिया और पूरे संगीत को एंजॉय किया उन्होंने अपने जीवन में। और दिल खोल के, जितना बड़ा कलाकार उतना बड़ा दिल, और उतने दिल खोल के उन्होंने उस कला को अपने शिष्यों को और चाहने वालों को दिया भी, बांटा भी, सिखाया। बिल्कुल। तो संजय, जैसा आपने बताया कि वाकई एक ऐसी प्रतिभा और एक कहें कि एक युग का अंत बिरजू महाराज के साथ हुआ। देर रात दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मशहूर कथक कलाकार पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। उत्तराखंड में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। धामी कैबिनेट में शामिल रहे हरक सिंह आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। उनकी बगावत का अंदेशा लगते ही बीजेपी ने रविवार की रात ही उनको बर्खास्त कर दिया। आज 2-3 और विधायक हरक सिंह के साथ पार्टी छोड़ सकते हैं। पहाड़ी सूबे में बीजेपी को झटका। हरक सिंह रावत कांग्रेस में जाएंगे। 2-3 और विधायक छोड़ेंगे बीजेपी। कई दिनों से जिस बात की अटकलें थी वो आखिर सच साबित हुई। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल के एक अहम चेहरे हरक सिंह रावत आज कांग्रेस का दामन थामेंगे। बीजेपी को उनके बागी तेवरों का एहसास पहले से था, इसलिए रविवार की रात ही उनको पार्टी की सदस्यता से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। कांग्रेस से बीजेपी में आए हरक सिंह एक बार फिर कांग्रेस में जा रहे हैं और इस तरह से उनकी सियासत का एक चक्राज पूरा हो रहा है। हालांकि आज तक से बातचीत में रावत ने कहा कि उनको निलंबन के बारे में खबर नहीं है। रास्ते भर में सोशल मीडिया को देख रहा था कि
सोशल मीडिया के लोगों ने चला दिया कि मैं दिल्ली कांग्रेस में कब ज्वाइन कर सकता हूँ, जबकि मेरी अभी किसी से कोई बात भी नहीं हुई थी इस संबंध में। खबरें तो ये थी कि आप कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में थे, मिल रहे थे, कैबिनेट की बैठक में भी आज आप नहीं गए। किसी से नहीं, मैं किसी से नहीं मिला, कांग्रेस से किसी नेता से नहीं मिला हूँ। कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं आप हरक सिंह जी? है जी, कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस में नहीं जाएंगे आप? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई अभी। मैं कल प्रीतम सिंह जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया था मुझे, और मैंने उनसे कोई इस संबंध में कोई बात भी नहीं करी उनसे। उन्होंने कहा भाई क्या मन है, मैंने कहा मैंने अभी कोई मन नहीं बनाया, इसलिए मैंने बात की उनसे। देखिए अब तो ये खबर आ गई है, भले ही आपको जानकारी ना हो, कि आपको बर्खास्त कर दिया गया है। अब आपके पास क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है सर, क्या करेंगे आप? नहीं, अब हमारा रास्ता एक दरवाजा बंद होता तो 10 दरवाजे खुलते हैं। कौन सा वो दरवाजा है? क्या वो दरवाजा कांग्रेस का है? और मैं सोचता हूँ जो ईश्वर करता है अच्छा करता है। केदार बाबा और बद्रीनाथ में सिद्धली बाबा के आशीर्वाद से जो भी होगा अच्छा होगा। हरक सिंह रावत के पार्टी छोड़ने की अटकलें काफी दिनों से थी। आज तक की महामंच पंचायत में भी उनसे यही सवाल किया गया था। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ रिश्तों को बेबाकी से माना भी था। मैं सोचता हूँ कि जो कांग्रेस के हमारे साथी, क्योंकि है तो सभी हमारे साथी, मैंने पहले भी कहा एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में, ये हमारा उत्तराखंड छोटा सा एक गुलदस्ता है, छोटा सा एक बगिया है, और हंसते जिस दिन चुनाव आएगा उस दिन हम अपनी अपनी बातें करेंगे मंच पर। लेकिन आज उस दिन की चिंता आज से क्यों शुरू करें? हम सब प्यार मोहब्बत से रहें, उत्तराखंड खुशहाल उत्तराखंड रहे, खुशी रहे। छोटी सी दुनिया है, न जाने कब चले जाएं, इसलिए सबसे हमारे संबंध बहुत व्यक्तिगत रूप से है। हरक सिंह रावत के साथ 2-3 और विधायक भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हरक सिंह उत्तराखंड की सियासत के बड़े चेहरे हैं। आज वो 12 बजे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस मौके पर राज्य कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि कांग्रेस को हरक सिंह रावत के आने से कुछ सियासी दिक्कतें भी होंगी। रावत के आने के बाद कांग्रेस में कुछ नेताओं के परिवार के सदस्य टिकट मांगेंगे। कांग्रेस में टिकट को लेकर एक परिवार एक व्यक्ति की नीति है। कई नेता अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। हरक सिंह के आने के बाद ये मांग और बढ़ेगी। टिकट को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान है। इसीलिए सीईसी की बैठक के बाद भी लिस्ट जारी नहीं हो पाई। बहरहाल बीजेपी को तो इस पहाड़ी सूबे में झटका लगा ही है, लेकिन चुनौती अब यह है कि हरक सिंह के साथ जाने वाले विधायकों को कैसे रोका जाए। दिलीप सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। यूपी के सियासी रण में अब अपराध, कानून व्यवस्था और दंगों का मुद्दा जोर शोर से उछल रहा है। बीजेपी ने इन मुद्दों पर विरोधी समाजवादी पार्टी को घेरने में दमखम लगा दिया। बीजेपी में आए पूर्व पुलिस अफसर असीम अरुण ने भी अखिलेश की पार्टी पर तीखा निशाना साधा। हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का चुनावी रण भीषण हो रहा है। इसमें दंगों की मार का जिक्र है, हिंदुओं के पलायन और प्रहार का जिक्र है। फड़क उठी है चुनावी समर भूमि में उतरने वाले योद्धाओं की जुबानी, गहराने लगा है चुनाव। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा निशाना अखिलेश यादव पर है। बीजेपी पहले से ही फर्क साफ है कि अभियान के साथ ये बताती और जताती रही है कि समाजवादी पार्टी में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। सीएम योगी ने आज अपने चुनावी तर्कश से एक और तीर दे मारा, कैराना में पलायन वाला।
कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। अकेले योगी आदित्यनाथ ही नहीं, पूरी बीजेपी इस बात से हमलावर है कि समाजवादी पार्टी में दंगों के आरोपी शामिल हुए हैं और अखिलेश ने उन्हें टिकट दिया है, और वो इसलिए क्योंकि लखनऊ में आईपीएस अधिकारी रहे असीम अरुण सरकारी नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने एक दिन पहले कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। लेकिन असली सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। कैराना के समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो नामांकन से संबंधित काम के लिए कलेक्ट्रेट दफ्तर जा रहे थे। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया था। 11 महीने पहले पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। इस मामले में नाहिद हसन की मां और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के नाम थे। कोर्ट में पेशी के बाद नाहिद हसन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जनता से सवाल किया था कि क्या मुजफ्फरनगर के दंगों को वापस कराना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो लिस्ट जारी हुई है उसे देख करके मैं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के सपने का मतलब है फिर से दंगाराज, फिर से गुंडाराज, फिर से अपराधी राज। मगर समाजवादी पार्टी ने ठान लिया है कि कैराना से वो नाहिद के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। नाहिद न सही तो उनके परिवार का कोई सदस्य ही सही। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में पलायन के मुद्दे पर, दंगों के मुद्दे पर और अपराध के मुद्दे से भर जाने वाला होगा ये चुनाव। यूं ही नहीं कहते, इसे सबसे बड़ा समर। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। कैराना से शरद मलिक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। अलवर में मासूम से दरिंदगी के मामले में आखिर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई। अब सीबीआई इस सच का पता करेगी कि मासूम मूक बधिर बच्ची के साथ दरिंदगी किसने की। लेकिन गहलोत की पुलिस 5 रोज बाद भी दरिंदों का कोई सुराग हासिल नहीं कर पाई। अलवर में ठीक से बोलने समझने से लाचार एक मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई, उस पर सियासी भूचाल आ गया है। आखिर गहलोत सरकार को इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले करनी पड़ी है। रविवार को हाई लेवल मीटिंग के बाद आखिर सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश का फैसला करना पड़ा। सरकार और पुलिस अब तक रेप की बात से इनकार कर रहे हैं। सच क्या है ये तो सीबीआई पता लगाएगी, लेकिन मासूम को इंसाफ दिलाने की रफ्तार बेहद धीमी है। 5 रोज बाद भी दरिंदों का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पुलिस दोषियों के करीब पहुंच चुकी है। बच्ची को सुनाई तो देता है, बोलने में दिक्कत है, जो उन्होंने मदर फादर ने मुझे बताया। और ये जो घटना है इसमें मेडिकल रिपोर्ट सारी आ जाएगी। डॉक्टर साहब ने खुद ने सुप्रिटेंडेंट है, ऑपरेशन में ये खुद थे, सारी सच्चाई सामने आएगी।
लेकिन ये तय बात है, अब वो किस कारण से चोटें लगी हो, सच्चाई सामने आएगी। जो भी यदि उसके कारण के लिए जिम्मेदार है तो चाहे पाताल में छुप जाए, बचेगा नहीं। लेकिन ये सब मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस की जांच से क्लियर होगा। खुद चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि खुद होम मिनिस्टर हैं वो। हालांकि इस कथित रेप कांड को लेकर कांग्रेस के नेताओं से जवाब देते नहीं बन रहा। नोएडा में कैंपेन कर रहे छत्तीसगढ़ के सीएम से ये सवाल किया गया तो देखिए उनके क्या तेवर थे। इसी कैंपेन से लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जिस तरह से उन्नाव में चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि दूसरे प्रदेश में हो रहा है? तो जहाँ चुनाव हो रहा है उसकी बात करिए। सर अलवर पे क्या कहना चाहेंगे आप? जाएंगे अलवर? चलिए। हाँ जी सर, अलवर पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जहाँ घटना घटी है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ हम खड़े हैं, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो अपराधी उसको सजा मिलेगी। इन मामलों को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कह रहे हैं कि सरकार को जनमत के दबाव में झुककर सीबीआई जांच की मांग करनी पड़ी, तो सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए घिनौना प्रचार कर रही है। ये निंदनीय है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक मासूम को इंसाफ मिलना ही चाहिए। जयपुर से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तीसरी लहर के बीच बड़ी खबर ये कि देश में कोविड की स्पीड में कमी देखी जा रही है। मुंबई में लगातार केस कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हुई है। मुंबई में आंकड़ा 10,000 से नीचे पहुंच चुका है। आईआईटी कानपुर का भी अंदाजा है कि देश में पीक अगले हफ्ते आएगा, लेकिन केस 4 लाख का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। तीसरी लहर ने जब से कहर मचाना शुरू किया है, देश में दहशत है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार केस को लेकर सबसे ज्यादा मामले मुंबई में दिखाई पड़े, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही दिल्ली संक्रमण में नंबर 1 हो गई। मसला गंभीर होता गया। हर रोज दिल्ली में संक्रमण और संक्रमण दर सुरसा की तरह बढ़ने लगे थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से थोड़ी राहत दिखाई देने लगी है। दिल्ली के आंकड़े पर विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले आपको देश भर के केस के बारे में बता देते हैं। यहाँ भी आपको कोविड की स्पीड में थोड़ी कमी दिखाई देगी। 12 जनवरी को देश में 1,94,720 नए केस आए थे। 13 जनवरी को ये बढ़कर 2,47,000 हो गए। फिर 14 जनवरी को 2,64,000 लोग संक्रमित पाए गए। 15 जनवरी को ये आंकड़ा बढ़कर 2,68,833 हुआ। आज यानी 16 जनवरी को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2,71,202 नए केस आए। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार थोड़ी राहत दे रही है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। ओमिक्रॉन के मामलों में भी इजाफा हुआ है। अब देश में ओमिक्रॉन के 7,743 केस हो गए। अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली सरकार तो कह चुकी है कि राजधानी में तीसरी लहर का पीक पार हो गया है। मतलब अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिरता जाएगा। अब दिल्ली की हालत पर नजर डालिए। यानी आज 16 जनवरी को दिल्ली में 18,286 कुल केस दर्ज किए गए, जबकि 65,621 लोगों का टेस्ट किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी लहर पर पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली में संक्रमण की दर घटी है। आज दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 27.87% दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को राजधानी में संक्रमण दर 30.64% दर्ज की गई थी। आज का आंकड़ा आने से पहले ही दिल्ली सरकार ने भरोसा जताया था कि अब संक्रमण के मामलों में कमी आती जाएगी। देखिए, नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है, हमने सारे कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद करे हैं, इवन और किया है दुकानों के लिए, रेस्टोरेंट बंद कर दिए, उनका बिल्कुल असर पड़ रहा है। लगभग 17,000 के आसपास केस आने चाहिए। संक्रमण दर इससे कमी आएगी। कल 30.6 थी, तो उससे कमी रहेगी। अब एक नजर डाल लेते हैं मुंबई के घटते आंकड़ों पर। मुंबई में 7 जनवरी को 20,971 नए केस आए। उस दिन वहां टेस्टिंग हुई थी 72,442। 9 जनवरी को 19,474 नए केस आए। उस दिन वहां टेस्टिंग हुई थी 68,249। 11 जनवरी को 11,647 नए मामले दर्ज किए गए, तब 62,097 टेस्ट किए गए थे।
13 जनवरी को 13,702 लोग संक्रमित पाए गए, 63,031 सैंपल लिए गए। वहीं 15 जनवरी को 10,661 नए मामले मिले। उस दिन 54,558 लोगों का टेस्ट कराया गया। आज यानी 16 जनवरी को मुंबई में 7,985 नए केस मिले हैं। जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है उससे लग रहा है कि इन दोनों महानगरों में तीसरी लहर ढलान पर आ चुकी है। लेकिन इसके साथ ही देश में कुछ अन्य राज्य ऐसे भी हैं जहां केस अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सावधानी बनाए रखें। सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।